हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेसिफिक एजुकेशन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक टारगेट बैच है बिहार सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा के लिए। इस बैच में हम उन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे कि बिहार दरोगा में क्वेश्चंस आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस टॉपिक से एग्जाम में डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आज इस वीडियो में उन्हीं सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ही पॉइंट्स हम इसमें समझेंगे कि इसकी नींव क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, 1861 का अधिनियम क्यों आया। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब भारत पे शासन कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस समय में भारत में विवादों एवं अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाया गया था। भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष को दबाने के लिए भी और एक सशक्त कानून की आवश्यकता थी। वहीं दूसरी तरफ 1857 के विद्रोह के पश्चात जो 1858 का अधिनियम पारित किया गया था, वह भी सही तरीके से काम नहीं किया। इन्हीं सारी घटनाओं के कारण इसी के फलस्वरूप 3 वर्ष बाद 1861 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 1861 का अधिनियम क्यों आया। दोस्तों, अब समझिए 1861 का अधिनियम के तहत क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए। तो सबसे पहला ही जो प्रावधान किया गया वो था वायसराय को परिषद में एक सदस्य और बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। यानी पहले जो वायसराय के परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे, 1861 का अधिनियम के तहत अब यहाँ पे 5 सदस्य होंगे। यानी वायसराय को परिषद में एक सदस्य और बढ़ाकर सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। तो पहला ही महत्वपूर्ण काम ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम हुआ वो दूसरा काम ये हुआ कि बम्बई एवं मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण एवं उनके संशोधन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण काम ये हुआ। इसकी अगर मैं बात करूं तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके, यानी देखिए अब यहाँ पे जो एक वर्ड है विकेंद्रीकरण, वो क्या डिनोट कर रहा है। विकेंद्रीकरण मतलब जो सारी चीज़ें एक जगह पे सेंट्रलाइज था उसको डिसेंट्रलाइज कर गया। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश क्राउन थे उनको पता था कि अगर हमें भारत में शासन करना है तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करके ही शासन किया जा सकता है, यानी लोगों को तोड़कर अलग अलग करके ही शासन किया जा सकता है। और आप जानते ही कि यहाँ पे ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ब्रिटिश क्राउन थी, उनको पता था ब्रिटिशर्स को कि अगर हमें भारत में शासन करना है तो यहाँ पे हमें एक नीति अपनानी होगी। वो नीति क्या थी? फूट डालो राज करो, यानी लोगों को अलग करो और फिर राज करो। तो इसी कारण यहाँ पे बम्बई एवं मद्रास प्रांतों का विधि निर्माण एवं उनके संशोधन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल जो परिषद की विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकरण करके बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी की विधि निर्माण पुनः अधिकार दे दिया गया। और आप एक बात ये भी जान लें, यह जो अधिकार था ये 1833 यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत छीन ली गई थी, जिसको 1861 में फिर से दे दी गई। तो दूसरा ही महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि बम्बई एवं मद्रास प्रांतों में विधि निर्माण एवं उनके संशोधन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि इस अधिनियम के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल में 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ था। तो क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1861। तो आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इस अधिनियम के तहत ही बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः विधान परिषदों का गठन हुआ। तो बंगाल में 1862 में, 1862 में हुआ था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 1866 में हुआ था और पंजाब में 1897 में हुआ था। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण काम हुआ वो यह हुआ कि भारतीयों पर नियंत्रण हेतु 3 कानूनों को तत्काल प्रभाव में लागू किया गया। यानी भारतीयों पर नियंत्रण करने के लिए, जो भारत किसी तरह का क्राइम नहीं करे या किसी भी तरह का विद्रोह नहीं करे, उस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे 3 तरह की नियम लागू किए गए।
वो क्या क्या नियम थे? आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। तो ये कानून होते क्या है और जो कि ये वर्तमान में भी लागू है। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी है ये वर्तमान में भी लागू है, अभी भी भारत में ये लागू है, इसके तहत सजाएं दी जाती है। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं ये कानून क्या थे। और बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि 1861 में ये 3 कानून लागू किया गया था, वो भी तत्काल प्रभाव के लिए और भारतीयों को नियंत्रण रखने के लिए। दोस्तों, आईपीसी इंडियन पैनल कोड ये क्या होता है? तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सारे नियम और वो सारे सज़ाएं लिखी हुई है कि कौन से क्राइम करने पर कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी बुक है या ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है कि किस क्राइम के लिए कैसा सज़ा मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट सीआरपीसी। और अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जैसे मान लो आपकी कोई चोरी किया, किसी ने चोरी किया, तो उसके चोरी करने के लिए किस तरह की सज़ा होनी चाहिए वो लिखा हुआ ही किस में है? इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी में लिखा हुआ है। दूसरा सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यह वो नियम है, वो कानून है जिस कानून के तहत हम किसी को सज़ा दे सकते हैं, कितने टाइम की सज़ा देंगे, किस तरह का सज़ा देंगे और उसको बरी कर देंगे, इन सारी चीज़ों को दिखाया गया है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर किसी ने मर्डर किया तो मर्डर करने पर उसे किस तरह का सज़ा मिलना चाहिए और उसे कितने महीनों का, कितने सालों का कैसा सज़ा मिलना चाहिए, तो वो चीज़ सीआरपीसी के थ्रू किया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ये क्या होता है? सिविल प्रोसीजर कोड को एक एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए कि आपके यहाँ मैरिज है और मैरिज फंक्शन में आपने किसी सिंगर को इनवाइट किया कि आपको आना है और यहाँ पे अपना प्रोग्राम आपको दिखाना है, लेकिन एन मौके पे वो नहीं आया, उसने कॉल किया कि मैं नहीं आ सकता हूँ जब सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो आप सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत उससे मुआवजा ले सकते हैं। तो जब हम किसी भी ऐसे जिसमें हमारी मानहानि होती, यानी कोई भी चीज़ हमसे कोई प्रॉमिस करके उसे नहीं करे, तो उसे हम सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत उनसे मुआवजा ले सकते हैं। ध्यान रखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत हम किसी को सज़ा दिलवा सकते हैं, जबकि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत हम किसी को सज़ा नहीं दिलवा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उससे मुआवजा ले सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जो 1861 में भारतीयों पर नियंत्रण हेतु 3 कानून लागू किए गए थे, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी, ये क्या होता है। इसके बाद अगला ही महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि वायसराय को परिषद के सदस्यों के सहमति के बिना अध्यादेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह की होती थी। यानी इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल वायसराय को विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया और वो इस चीज़ के लिए अपने सदस्यों से सहमति नहीं लेगा, यानी उसे अपने परिषद के सदस्यों की सहमति की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिना सहमति के भी अध्यादेश पारित कर सकता है, उसको ये शक्ति प्रदान की गई। और इसकी अवधि कितनी होती थी? 6 माह की होती थी। इसके बाद अगला ही महत्वपूर्ण काम हुआ, वायसराय को बजट प्रस्तुत करने का भी अधिकार दिया गया। वायसराय किसी भी तरह का बजट प्रस्तुत कर सकता है। अब बजट यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे कि अब आप कहीं पे शासन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए और वहाँ पे इस तरह से होनी चाहिए, तो उस चीज़ को आप बजट पेश कर सकते हैं। तो ये अधिकार भी 1861 अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के तहत 1861 के अधिनियम के तहत ये भी बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद जो अगला ही महत्वपूर्ण काम हुआ वो हुआ कि विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को जोड़ने की पहल की गई। यानी अभी तक जो भारत पे ब्रिटिश शासन कर रहे थे उसमें किसी भी भारतीय का कोई ऊंचा पोस्ट नहीं था और वह इस शासन में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम आया उसके तहत ये भी एक चीज़ किया गया कि भारतीयों को भी अब शासन में जोड़ा जा सकता है और जिस भारतीय को जोड़ा जाएगा वह एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित होगा, यानी वो एक सरकारी सदस्य नहीं होगा।
दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो उस टाइम में जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में, मिस्टेक हो गया, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में, या आप कह सकते हैं 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को गैर सदस्यों के रूप में नामित किया, नियुक्त किया। इसमें कौन कौन थे? तो बनारस के राजा देवनारायण सिंह थे, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह थे, और तारानगर प्रांत का सूबेदार हुआ करते थे दिनकर रोवो। यानी इन 3 पर्सन को लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में अपने नवगठित विधान परिषद में क्या किया? गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया, जिसमें बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और तारानगर प्रांत के सूबेदार दिनकर राव थे। तो दोस्तों ये वो सारे प्रावधान थे जो कि 1861 अधिनियम के तहत हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत यही वो सारे महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो किए गए थे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जो इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रमुख कार्य हुए थे। तो इस अधिनियम के तहत प्रमुख कार्य जो होते वो होते, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। तो आप ध्यान रखेंगे जो 1861 अधिनियम के तहत ही बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1862 ईस्वी में। दोस्तों इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे 1860 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था, जिसकी जांच के लिए भी एक आयोग की गठन किया गया था, वो भी 1860 अधिनियम के तहत ही किया गया था। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नील विद्रोह क्या हुआ था। 1859 की बात है, जब भारतीय किसानों ने नील की बीज बोने से मना कर दिया था, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। तो उससे विद्रोह हुआ था और इसी विद्रोह के बाद नील की खेती होना बंद हो गया था। तो इसी की जांच के लिए एक आयोग का भी गठन किया गया 1860 में नील विद्रोह के लिए। तो वो भी 1861 के अधिनियम के तहत किया गया। कुछ अलग पॉइंट है जिसे आप ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग का पूरा नाम था चार्ल्स जॉन कैनिंग। इसका कार्यकाल रहा 1856 से 1862। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अंतिम गवर्नर जनरल। तो चार्ल्स जॉन कैनिंग यानी लॉर्ड कैनिंग जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल था। यानी ये 1856 में भारत आया था और 1858 में ये 1858 तक ये अंतिम गवर्नर जनरल रहा। और 1858 के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय का उपाधि दे दी गई, यानी गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे चार्ल्स जॉन कैनिंग जो था वो प्रथम वायसराय था 1858 से 1862। इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पीरियड था वो था 1856 टू 1862, 1856 से 1862, जिसमें ये अंतिम गवर्नर जनरल रहा। और इसकी अवधि क्या रही? तो 1856 से 1858, और ये प्रथम वायसराय भी था 1858 से 1862। 1859 में इसे अर्ल की भी उपाधि दी गई थी ब्रिटिश द्वारा। इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि अर्ल की उपाधि क्यों दी गई और अर्ल की उपाधि क्या होती है। तो दोस्तों समझिए, अर्ल की उपाधि होती है एक ऐसे सामंत और जमींदार के लिए, ब्रिटिश सत्ता में जो ब्रिटेन में हुआ करते थे ऐसे सामंतों और जमींदारों के लिए जिसने अच्छा काम किया हो। तो बात ये उस समय की है जब भारत में विद्रोह हो रहा था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता को लेकर विद्रोह हो रहा था। तो इस विद्रोह के टाइम पे जो लॉर्ड कैनिंग थे ये ब्रिटिश सेना के साथ बहुत ज़्यादा ब्रिटिश सेना को एकत्रित कर लिया, जो उस टाइम में चाइना जा रहे थे उसको भी वापस बुला के एकत्रित कर लिया और इस विद्रोह का दमन कर दिया था। और दमन करने के बाद इसने कहा था कि हम आप लोगों से बदला लेने के लिए नहीं आए हैं, हम आप लोगों को संरक्षण देने के लिए आए हैं और आप लोगों के साथ रहने के लिए आए हैं। इसके अलावा भी आपने देखा कि लॉर्ड कैनिंग ने बहुत सारे अच्छे काम किए अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सत्ता। इन्हें ब्रिटिश सत्ता के अंग्रेज़ों के अनुसार इन्होंने बहुत अच्छे काम किया और अच्छी तरीके से जब तक ये भारत में रहा तो काम किया, जिसके कारण इसे 1859 में अर्ल की उपाधि दी गई। तो दोस्तों आज की वीडियो, आज का कहानी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।